दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। कल यानी 22 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सरकार साल 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी और बजट देश की दशा और दिशा को बताने का काम करता है। इसलिए ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जो पिछला सत्र हुआ उसमें शपथ हुई एमपीज की और साथ ही राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया, उनके अभिभाषण पर चर्चा हुई, बड़ा ही हंगामेदार रहा था और मुझे लगता है कि शायद ही आप में से कोई ऐसा रहा हो जो संसद का सत्र जो पिछला चला उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जो तकरार हुई उसका हिस्सा आप न बने हो, उसे देखा ना हो। तो ये बजट सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें सरकार ने कहा है कि वो 6 बिल पास कराएगी। कैसा रहेगा बजट का सत्र? कौन-कौन से वो बिल होंगे और क्या ये भी वैसा ही हंगामेदार और दिलचस्प होगा या कुछ और? ये जानने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं संसद टीवी के ही पूर्व संपादक विशाल दहिया जी के पास। विशाल दहिया ने नमस्कार। संसद के साथ लगभग 12 वर्षों तक काम किया है विभिन्न भूमिकाओं में और अंतिम दौर में वो उसके संपादक थे और संपादक के तौर पे इन्होंने कई नए आयाम वहाँ गढ़े हैं और संसद की जो बारीकियां हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो विशाल, अब मैं सीधा शुरू करता हूँ। अखबारों की रिपोर्ट पढ़कर या कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये समझ में अभी नहीं आ रहा है कि संसद का जो कल से शुरू होने वाला सत्र है 22 जुलाई से, इसे संसद का बजट सत्र कहें या मॉनसून सत्र कहें? बात यहां से शुरू करते हैं। जी। देखिए आप और अखबार के जो हमारे खबरनवीस हैं, जो पत्रकार साथी हैं, वो या फिर कोई और इसे बजट सत्र भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, इसे मानसून सत्र भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये कि सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास है। यानी कि सरकार जब चाहे तो संसद के सत्र को बुला सकती है। उसकी कुछ परंपराएँ हैं। साल में एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक जिसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है, विंटर सेशन वो होता है। तो मोटे तौर पे साल में ये 3 सेशन होते हैं और बजट सत्र के 2 हिस्से भी होते हैं। ये सरकार पे निर्भर करता है कि वो कब इन सत्रों को बुलाना चाहती है। हालाँकि कुछ तय तारीखें हैं, महीने हैं कि उसी के दौरान बुलाना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट्री कामकाज भी उसी दौरान करना पड़ता है। जैसे बजट का अगर पेश करना है तो 1 फरवरी की तारीख तय होती है। तो यानी कि बजट सत्र का पहला हिस्सा वहाँ होगा और फिर उसके बाद एक ब्रेक होगा जिसमें जो संसदीय समितियाँ हैं वो बजट के अलग-अलग हिस्सों को ध्यान से पढ़ेंगी। और फिर उसके बाद जो सुझाव देंगी, उसके बाद जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, उसमें बजट के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा भी जी। होगी। लेकिन जिस साल देश में चुनाव होता है, उस साल मामला थोड़ा-सा बदल जाता है। और यहाँ ये ज़रूरी है समझना हर्ष जी, क्योंकि इस साल चुनाव हुआ है। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ 2024 में, लेकिन वो अंतरिम बजट था। सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करना ज़रूरी है। अगर वो चुनाव का साल है, तो वो अंतरिम बजट होगा। अगर वो चुनाव का साल नहीं है, तो वो फुल बजट होगा। और ये परंपरा जो है, चलती आ रही है। हालाँकि इसमें तारीखों में बदलाव 2017 से ही हुआ था 1 फरवरी को। अब आपने कहा कि बजट सत्र है या मानसून सत्र। तो मैं आपको थोड़ा-सा 5 साल पीछे लेकर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊँगा इस तथ्य पे कि इसको हम क्या कह सकते हैं। 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो जो नई लोकसभा का पहला सत्र था, उसी के दौरान नए सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। उसी के दौरान लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव हुआ। उसी के दौरान जो नई लोकसभा होती है, उसकी जो पहली सिटिंग होती है, उसको राष्ट्रपति को संबोधन करना होता है, तो वो हुआ। और उसी सत्र के दौरान बजट भी पेश हुआ, क्योंकि 2019 में जो नई लोकसभा का पहला सत्र था, वो 2 हिस्सों में नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले शपथ ग्रहण हो गया और बाद में ब्रेक लेके फिर बजट किया गया।
17 जून को जहां तक मुझे याद है नई लोकसभा का 2019 में पहला सत्र हुआ था। उसके 3 दिन बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद जो है जो बजट है वो पेश किया गया और ये सत्र 6 अगस्त तक चला, यानी कि लगभग 1.5 महीना ये सत्र चला, जिसमें बहुत सारे बिल भी पेश किए गए, फाइनेंस बिल के अलावा और बजट के अलावा, और उन पर चर्चा हुई और पास हुई। अब आते हैं 2024 में। 2024 में थोड़ा सा बदलाव हुआ। हमने नई लोकसभा का जो पहला सत्र देखा वो केवल 1 हफ्ते के आसपास चला, जिसमें मुख्य काम था कि जो नए सांसद हैं वो शपथ लें, नए लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका चुनाव हो और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है नए लोकसभा के गठन पर वो हो। उसके बाद उस सत्र को खत्म कर दिया गया, यानी कि संसद साइनेडाई एडजर्न हुई, उसकी प्रोरोग करने का, उसको जो है प्रोरोग करने का भी आदेश आया और फिर 6 तारीख को, अगर हम सब लोगों को याद हो, तो सरकार के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक चलेगा। अब सरकार उसे बजट सत्र कह रही है, कुछ जो अखबार हैं वो उसको मॉनसून सत्र भी कह रहे हैं। लेकिन यहां जो सदन की संसद की जिसे कहा जाए कार्य प्रणाली है और उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो गौर करने लायक है। आप संसद की वेबसाइट पर जाइए और जाके आपको डिजिटल संसद, आजकल वेबसाइट है पूरी, सब कुछ डिजिटाइज्ड है। आप चाहें तो 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले के रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसमें कहीं आपको बजट सत्र, मॉनसून सत्र या फिर विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र नाम की टर्मिनोलॉजी नहीं दिखेगी। लोकसभा जब गठित होती है तो उसके जितने भी सत्र होते हैं उनको लोकसभा का पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा, 5वां, 8वां, 20वां, इस तरह से कैलकुलेट किया जैसे जाता है। 18वीं लोकसभा का ये दूसरा सत्र होगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र है औपचारिक रूप से। सरकार इसे बजट सत्र कह रही है, गलत नहीं है, क्योंकि इस सत्र में बजट पेश किया जाना है। अब आप सवाल जरूर पूछेंगे और कई और मित्र साथी भी पूछ चुके हैं कि बजट सत्र में तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो इस सत्र में तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति पिछले सत्र में सदन को संबोधित कर चुकी हैं और उसमें वो कह चुकी हैं कि मेरी सरकार जो अब बजट पेश करेगी उसमें क्या होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या प्रारूप होंगे। यानी कि वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के आर्टिकल 87 के अनुसार उसका अनुपालन हो चुका है, उसमें कोई बिल्कुल, कंफ्यूजन नहीं है। अब बिल्कुल। इसके बाद सरकार चाहे 12 अगस्त को जब सेशन खत्म होगा तो सरकार चाहे तो सितंबर के महीने में एक और सत्र बुला सकती है, जिसे शायद वो मॉनसून सत्र कहें। हालाँकि उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आपने ठीक कहा कि जो लोकसभा की टर्मिनोलॉजी है, उसमें 18वीं लोकसभा का यह दूसरा सत्र है। मॉनसून के महीने में हो रहा है, तो हम इसे मॉनसून सेशन भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि चूँकि बजट पेश किया जाना है, इस वजह से इसको हम बजट सत्र का भी नाम दे सकते हैं या कह सकते हैं कि मॉनसून सेशन के दौरान बजट पेश किया गया। विशाल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आमतौर पर बजट जो पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल इसे कहते हैं, इफ आई एम राइट। और फाइनेंस बिल को पेश करने के बाद एक ब्रेक होता है। वो साइनेडाई नहीं होता है, एक ब्रेक होता है। वो ब्रेक किस लिए दिया जाता है? क्योंकि बड़ी ही पेचीदा विषय है बजट। इसको समझने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। तो जितने हमारे सदस्य हैं माननीय लोकसभा के, राज्यसभा के हैं, वे इसे पढ़ लें, कमिटीज़ इसे देख लें, उस पर अपने विचार करें और सरकार को सुझाव दें। विपक्ष भी खूब बढ़िया से देख ले, पढ़ ले, इंडस्ट्री बॉडी देख लें। तो एक मतलब इसका ये होता है कि फिर जो सुझाव आए सरकार उस पर अमल करे या उस हिसाब से उसमें संशोधन करे या आगे पीछे करे। इस बार अभी तक किसी ब्रेक का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि बजट आएगा और बजट सीधे तौर पर पास हो जाएगा। और यहाँ ये भी अपने दर्शकों को बताना उचित होगा कि जो फाइनेंस बिल होता है, वो लोकसभा से पास होता है, उसकी राज्यसभा से पास होने की कोई अनिवार्यता होती नहीं है। वहाँ जाता ज़रूर है, लेकिन वहाँ से फिर
वैसे ही वो वापस आ जाता है। अगर वहाँ पे राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि फाइनेंस बिल पे वो उसको रोक सके या वोटिंग करके उसे पास या ना पास करे। येस और नोज़ का वहाँ उसमें प्रावधान नहीं है। तो जी। विशाल, इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि अगर हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो क्या लोगों को समझाने के लिए कोई मौका देगी सरकार आगे? कैसे होगा ये? देखिए ये मैं फिर से आपको 2019 लेके जाता हूँ, क्योंकि जब जो चुनावी साल होता है, चुनावी साल में जब सरकार बजट पेश करती है तो अपने आप में 2 बार बजट पेश हो जाता है, क्योंकि आप चुनाव में जाने से पहले एक अंतरिम बजट पेश करते हैं और अंतरिम बजट में जो रूपरेखा होती है मोटे तौर पर वो इतनी होती है कि भई ये हमारा विज़न है और अगर हमारी सरकार चुन के आएगी तो ये हम इस पूरे साल में करेंगे। लेकिन प्रावधान जो करना होता है वो क्योंकि नई सरकार चुनकर आई है, नई लोकसभा चुनकर आई है। सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नई लोकसभा चुनकर आई है। जी। आपने मनी बिल का ज़िक्र किया। बजट एक मनी बिल है। इसी तरह कोई भी मनी बिल अगर है, यानी कि धन संबंधी विधेयक अगर कोई सदन के सामने आता है तो उसको पारित करने की पावर केवल निचले सदन यानी कि लोकसभा के पास है। अब 17वीं लोकसभा के सामने 1 फरवरी 2024 को जो इंटरिम बजट पेश किया गया था, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो 17वीं लोकसभा का जो अपनी लाइफ थी, जो उसकी टर्म थी, वो ही समाप्त हो गई है। ये एक नई लोकसभा आई है, तो इसमें सरकार को एक नए सिरे से अपने खर्चों का ब्यौरा, अपनी आमदनी का ब्यौरा, जिसे हम बजट कहते हैं मोटे तौर पर, वो पेश करना पड़ेगा। नई लोकसभा से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसलिए एक बार फिर से फुल फ्लेजेड बजट पेश किया जाएगा। और आपने बात की संसदीय समितियों की, तो ऐसा नहीं है कि समितियां अपना काम नहीं करेंगी। समितियां अपना काम जरूर करेंगी, थोड़ा-सा त्वरित तरीके से करेंगी, थोड़ा-सा उसे रिड्यूस्ड एम्बिट माना जा सकता है, क्योंकि ये चुनावी साल है और हम ऑलरेडी इस वक़्त जुलाई के महीने में हैं और अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 1 क्वार्टर खत्म हो चुका है, यानी कि बजट पेश जब तक होगा और जब तक पारित होगा तब तक 4 महीने साल के निकल चुके होंगे। तो वो जो बाकी 8-9 महीने का जो लेखा-जोखा है, उसको सदन से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सरकार के बिल्कुल। पास प्रावधान होता है एप्रोप्रिएशन बिल का भी। यानी कि अगर कुछ रह गया है, कुछ बात बची है, कुछ और बात रखनी है, तो सरकार अगले सत्र में फिर एप्रोप्रिएशन बिल लेके आ सकती है। उसमें अपनी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, वो रख सकती है सदन के सामने, उस पे फिर चर्चा अनुदान हो की सकती माँगे है। जिसे अलग-अलग कहते हैं। जी, अनुदान माँगे, अलग-अलग जो विभाग हैं उनसे संबंधित, उस पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और आपने विशाल ज़िक्र किया अंतरिम बजट का कि वो पेश हो चुका है पहले, चुनाव के पहले पेश हो चुका है। देखिए, राजनीति में तो कब क्या होगा, चुनाव के पहले और बाद की स्थितियाँ बदलती हैं और हमने देखा कि जब अंतरिम बजट पेश हुआ था, सरकार तो यही थी जो अभी है, लेकिन स्थितियाँ काफ़ी बदली हुई हैं। अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि उस समय जो फ़ॉर्मेलिटीज़ थीं, औपचारिकताएँ थीं एकमात्र, वो अब कंपल्शंस में तब्दील हो गई हैं। एनडीए की सरकार तब भी थी, लेकिन एनडीए के दलों को रखना एक औपचारिकता मात्र थी कि ठीक है, आप लंबे समय से हैं तो ले लीजिए एक मंत्री पद। लेकिन अब बदली परिस्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद 32 सीट पीछे है पास मार्क 272 से, तो गठबंधन के दलों का भी बहुत ज़ोर है, उनका दबाव भी है और जी, ख़ास बिल्कुल। करके बिहार और आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो। ऐसी स्थिति में आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या बजट का जो ट्रेलर हमने इंटरिम बजट में देखा था, वो ट्रेलर पूरी तरीके से फ़िल्म में तब्दील हो रही है या फ़िल्म की कहानी थोड़ी बहुत हेर-फेर करके लिखी जाएगी? देखिए, फ़िल्म की कहानी में हेर-फेर तो लग रहा है कि ज़रूर होगा, लेकिन हेर-फेर उतना शायद बड़ा ना हो कि आम तौर पे महसूस किया जा सके कि कितना बड़ा हेर-फेर होगा। क्योंकि सदन में ही कई बार जो बड़े नेता हैं, उन्होंने या फिर सदन के बाहर भी जो राजनेता है, विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि बढ़िया वित्त मंत्री वही होता है, जो बहुत सारी बातें बता भी दे और जो बातें ना बतानी हों, वो इस तरीके से सामने पेश करे कि आपको समझ में आए, लेकिन ना भी आए कि वो कहना क्या चाहते हैं। और गठबंधन की राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने ज़िक्र किया कि बजट में क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो नए सहयोगी दल हैं, उन्होंने लगभग 15 अरब की जो माँगे हैं, वो रखी हैं सरकार के सामने अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए। यानी कि राज्यों को और ज़्यादा पैसा कैसे दिया जा सकता है। अब अंतरिम बजट में सरकार ने एक इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था भी की थी राज्यों को मदद करने के लिए। लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए उस फंड में रखा गया था
उसके जी। आसपास। तो क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? किस तरह से जो सहयोगी दल हैं, उनकी जो माँगे हैं, उनको किस तरह से पूरा किया और जा उसका सकता है? टेन्योर भी देखिए, उसका टेन्योर शायद 50 साल का था। जी, बिल्कुल। तो उसको कैसे उन माँगों को कैसे पूरा किया जा सकता है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फिस्कल डेफ़िसिट जो है, वित्तीय घाटा जो है, उसको कैसे काबू में रखा जा सकता है? क्योंकि अंतरिम बजट में 5.1 का टारगेट रखने की बात हुई थी। तो इन सब बातों के चलते कैसे वो संभव होगा? सरकार के पास जहाँ तक आमदनी की बात है, तो उसमें कमी की बजाय बढ़ोतरी हुई है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की तरफ नज़र डालें, तो वहाँ भी अगर हम आरबीआई की तरफ से डिविडेंड जो आता है उसकी तरफ नजर डालें तो वहां से भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो ज्यादा पैसा आया है उसको सरकार कहाँ खर्च करना चाहेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पिछले कई बजट में जोर रहा है, तो क्या इस बार भी उतना ही जोर रहेगा? सोशल सेक्टर की स्कीम्स पे जोर रहा है, तो क्या सोशल सेक्टर की स्कीम्स को किस तरह से सरकार पेश करना चाहेगी, उस पे जोर डालना चाहेगी? हेल्थ खासतौर पे जो हेल्थ सेक्टर है, उस पर लगातार धीरे धीरे जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या उसको सस्टेन रखेगी सरकार? शिक्षा के जो सेक्टर है उसमें स्किल्स का जो सेक्टर है उसमें किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं, तो ये सब देखने बहुत वाली ही बात है। महत्वपूर्ण होगा। खासतौर पे रक्षा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके चलते जो डिफेंस एलोकेशन है, क्या उसमें हमें कोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी कि सरकार का बिल्कुल। खासतौर पे जो गठबंधन की सरकार अब ये सामने आई है, इसका जो ये पहला बजट होगा, उसमें सरकार किस तरह से ये अलग-अलग जो फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको किस तरह से बैलेंस करके चलती है। और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस बजट के पेश करने के साथ ही उनके नाम एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा, लगातार 7 बजट पेश करने का। तो कुछ अच्छी और कुछ बेहतरीन बातें देखने को मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि आपके मेरे जैसे और जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, उनको फाइन प्रिंट थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने बजट की रूपरेखा तो पिछले 3-4 सालों में ही रख दी थी। शायद यही वजह है कि ये कंटिन्यूटी वाली सरकार मान सकते हैं। हर मंत्रालय उसी मंत्री को दिया गया है जो उसे चला रहा था। और सरकार का साफ कहना है कि ये विकास का बजट है, यानी साल 2047 को लक्ष्य करके बनाया गया है, जब आज़ाद भारत 100 वर्ष का होगा, उस समय भारत विकसित देश होगा। तो मुझे यहाँ लगता है, जो बात आप कह रहे थे, मैं उसको तस्दीक करता हूँ, उसको मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ इस फैक्ट से कि विकास को देखते हुए आपको कैपेक्स भी बढ़ाना होगा। और विकसित देश कहते किसे हैं? जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, फ्री हो, जहाँ आपका स्वास्थ्य जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छा हो, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ठीक-ठाक खर्चा हो। लेकिन सरकार के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए और सरकार बिल्कुल सोच रही होगी। जब हम और आप जैसे लोग सोच रहे हैं, तो सरकार के दिमाग में ये चीज़ तो होगी ही कि जी। अगर विकसित देशों की बात करें, विकसित इकोनॉमीज़ की बात करें, जो चीन है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, तो ये लोग साइंटिफिक फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करते हैं, जी, उस बिल्कुल। मुकाबले भारत उनके 1/4 में भी नहीं है। अपनी जीडीपी का भारत सिर्फ 0.6% के आसपास, जो आधा प्रतिशत से थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो आर-एन-डी पे खर्च करता है, जबकि ये आंकड़ा अमेरिका के लिए 2.4% है और हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी की 5 गुना से भी ज़्यादा है। 4 ट्रिलियन भारत की है, बल्कि मैं तो कहूँगा 6 गुने से ज़्यादा है और वहाँ की $25 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से जीडीपी का 2.1% आर-एन-डी पर चीन खर्च करता है। ये जी, आंकड़े बिल्कुल। जर्मनी और जापान के लिए भी ज़्यादा हैं। तो भारत को वहाँ आना होगा क्योंकि अभी भी हमारा देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी पर हम बैठे हैं। तो जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत अच्छा किया है। देश में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरीके से नए एयरपोर्ट आए हैं, बंदरगाह हैं, बाकी सुविधाएँ आई हैं, उसमें सरकार का जवाब नहीं है। तो हो सकता है, आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी फिस्कल डेफिसिट, उस पे भी मैं एक टिप्पणी करके आपसे त्वरित जवाब चाहूँगा कि ठीक है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, हालाँकि सरकार अब इस महीने की जीएसटी को के आंकड़ों को लेकर बढ़ने के बावजूद बहुत ज़्यादा ढोल-नगाड़ा नहीं पीट रही है, जैसा कि हर महीने के अंत में होता है, कितना आया। उसकी और पॉलिटिकल वजहें हो सकती हैं, कि कई बार पैसे आने पे भी हम उसको बहुत कम करके दिखाते हैं या कम करके नहीं भी दिखाएँ तो कम से कम उसको बहुत
सबको बताना नहीं चाहते उस तरीके से, क्योंकि बेरोजगारी की भी समस्या है, दूसरे दलों का दबाव भी है। लेकिन ये आंकड़े जीएसटी के विशाल तब भी बढ़ जाते हैं जबकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि जो 10 रुपए की वस्तु है जब वो 12 रुपए की हो जाती है तो उसपे 12 रुपए के हिसाब से टैक्स लगता है और आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखता है। जी, ऐसे बिल्कुल। में ऐसे में जो स्पेंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बजट आपने बनाया है कि ये 3 करोड़ में हो जाएगा, अक्सर वो चीज़ें 3.5 करोड़ तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का फैक्टर उसमें इंक्लूडेड होता है। तो सरकार के लिए एक तरीके से ये नो विन नो लॉस गेन हो जाता है कि आपने जीएसटी और टैक्स में गेन किया, लेकिन इधर जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे थे, उसमें इन्फ्लेशन के चलते बढ़ा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, महँगाई एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो उसके लिए। और महँगाई के आंकड़े जब तक आप काबू में नहीं लेके आ पाएँगे, तब तक जिस विकास स्तर को छूने की और जिस विकसित इकोनॉमी को बनने के तौर पर बनने की जो बात की जाती है, उसमें शायद बहुत रुकावटें और बहुत बाधाएँ आएँ, क्योंकि जो विकसित इकोनॉमी है, जिनको हम देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़, वो भी महँगाई के चलते बहुत ही जिसे कहा जाए कि अच्छी स्थिति में नहीं है। वो भी जूझ रही हैं, चाहे हम अमेरिका की तरफ देखें, हम जी। ब्रिटेन की तरफ देखें या फिर और जो यूरोपीय इकोनॉमी है उनकी तरफ देखें। महँगाई की मार के चलते उन अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी दबाव है, काफ़ी ज़ोर पड़ा है, जो विकास की दर है वहाँ पर वो ढीली पड़ गई है, वो स्लो हो गई है। तो महँगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि सत्र में केवल बजट की बात नहीं है, जिस हम सत्र की बात कर रहे हैं। बजट ज़रूर सरकार पेश करेगी और वो रूपरेखा ज़रूर रहेगी। लेकिन उसके अलावा सरकार की तरफ से तो 5-6 बिल भी हैं, जिनकी बात हम कर सकते एक हैं। लेकिन वायुयान विधेयक बिल। क्योंकि हम महँगाई की बात कर रहे हैं, तो विपक्षी दलों से भी 2-4 होना पड़ेगा और पहले सत्र में हमने जिस तरह से देखा, आपने भी ज़िक्र किया कि जो जिस तरह का सत्र रहा, जिस तरह की बातचीत रही, जिस तरह की उठा-पटक रही जी। सदन के अंदर, अगर उसको एक यार्डस्टिक मान लिया जाए, तो विपक्षी दल इतनी आसानी से सरकार को जाने नहीं देंगे, यानी कि घेरने की कोशिश करेंगे अलग-अलग मुद्दों पे, जिनमें महँगाई, बेरोज़गारी, ये सब वो मुद्दे हैं, जो कि विपक्ष के लिए हमेशा जीवंत रहते हैं। और इन पर ज़रूर विपक्ष चाहेगा कि बजट में सरकार क्या कहती है, उसका जक्स्टापोज़िशन जो रियल सिचुएशन हो, उससे करके और फिर उसके बाद कठिन सवाल, कड़े सवाल सरकार से पूछे जाएँ। तो ये भी देखना होगा कि क्या वो सवाल हैं जो पूछे जाते हैं? क्या उन सवालों का मतलब निकलता है? क्या वो वाजिब सवाल हैं? और दूसरी बात, उनके जवाब सरकार की तरफ से क्या आते हैं? किस तरह से सरकार ये बताती है कि वो उसके पास इन समस्याओं का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या समाधान है? बिल्कुल, और आपने बहुत ठीक कहा कि देखिए सरकार ने बीएसई बोलते हैं, बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी, इसका गठन भी कर दिया है और आप अगर इसमें देखेंगे तो सबको, चाहे वो विपक्षी खेमा हो या अपने सहयोगी दल हों, सबको बराबर का स्थान मिला है। एक लंबी-चौड़ी सूची है और हम वेबसाइट पर जाके कोई भी दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा ने बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी बनाई है, जिसमें कांग्रेस के भी, तृणमूल कांग्रेस के भी, जनता दल यूनाइटेड के भी, टीडीपी के भी, बीजेपी तो ऑफ कोर्स हैं ही। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियों के भी सांसदों को इसमें रखा गया है कि किस तरीके से संसद चलनी चाहिए। तो विशाल, अब बजट सत्र शुरू होने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचा हुआ है, तुरंत शुरू होगा और बजट भी कल पेश कर दिया जाएगा 23 जुलाई को निर्मला जी, जी। और वो एक रिकॉर्ड बनाएँगी, क्योंकि लगातार पेश करने का रिकॉर्ड शायद इसके पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के पास था। तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगी और संसद अब चलती रहेगी, 12 अगस्त तक है शायद। 12 अगस्त तक हम विभिन्न मुद्दों पर संसद में क्या कार्यवाही हुई, चूँकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है संसद टीवी, राज्यसभा टीवी में संपादक के तौर पर काम करने का, तो हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, अपने दर्शकों को जानकारी देते रहें कि संसद में क्या-क्या हो रहा है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया विशाल। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्या-क्या बजट सत्र में हो सकता है, किस तरीके से संसद चलेगी और आने वाले समय में संसद के अंदर क्या-क्या होने की उम्मीद है। हम आगे भी जुड़ेंगे संसद टीवी के पूर्व संपादक विशाल दहिया के साथ और जानेंगे कि संसद की जो बारीकियां हैं, वो क्या हो रही हैं और किस दिशा में संसद जा रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।